हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मोशन या हिंदी में इसको गति बोलते हैं, गति विज्ञान, इसको कंप्लीट करेंगे। हमारा केमिस्ट्री का एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, मैटर या पदार्थ। आज हम लोग फिजिक्स का एक लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, गति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में मोशन कहते हैं। तो मोशन और रेस्ट, ये दो चीज आपको अच्छे से करना है। लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। मोशन को हम लोग गति बोलेंगे और रेस्ट का मतलब होता है स्थिर। जब बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, गति में नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर है, रेस्ट है। ठीक। तो हम लोग ये दो चीज को समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट, अब फिजिक्स में ऑब्जेक्ट, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, फिजिक्स में ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई वस्तु। ओके, वस्तु। यहां मैं लिख देता हूं वस्तु। तो ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवर्तित कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है? गतिशील है या फिर मोशन में है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समय के रिस्पेक्ट में या फिर कोई एक स्टेशनरी बॉडी, कोई ऐसी बॉडी जो स्थिर है, उसके रिस्पेक्ट में अपना जगह चेंज कर रही है, तो उसको मोशन बोलेंगे। जैसे एक उदाहरण समझिएगा। जैसे एक यहाँ एक पेड़ है जो कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मोशन में नहीं रहती, ये रेस्ट पे रहेगी हमेशा। और ये कोई कार है। अब कार यहाँ खड़ी हुई है। अगर इस पेड़ की तुलना में देखोगे तो यहाँ पर कार खड़ी हुई है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये कार यहाँ कहीं पर पहुंच जाएगी, ये कार यहाँ कहीं पहुंच जाएगी। तो हम लोग बोलेंगे कि पेड़ एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट से अगर हम लोग तुलना करें तो पेड़ के सामने कार थी, आफ्टर सम टाइम ये जो कार है ये पेड़ से थोड़ी दूर आ गई है, मतलब हम कहेंगे कि ये कार किस में है? मोशन में। यही सिंपल सा डेफिनेशन है मोशन का। ओके। बाकी मैं ज्यादा आगे नहीं इसको लूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये दिखाई दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ कहीं आसपास एक ट्री रहता, यहाँ एक ट्री होता और ये एक ट्री के से आगे बढ़ रही है, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से आगे बढ़ रही है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है दूरी एंड विस्थापन, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। और एक है डिस्प्लेसमेंट। इसको बताने से पहले मुझे अदिश सदिश राशि को बताना पड़ेगा। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। फिजिक्स में ना, फिजिक्स में या फिर साइंस में क्वांटिटीज होती है, राशियां होती है, क्वांटिटीज या राशियां। राशि, भौतिक राशि। फिजिक्स में अपन बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी या फिर भौतिक राशि। अब राशि क्या है? डिस्टेंस हो सकता है, दूरी हो सकता है, चाल या स्पीड हो सकता है, वेग या वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, भार हो सकता है, बल हो सकता है, आयतन हो सकता है। ये सब भौतिक राशियां हैं। अब भौतिक राशियों को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं अदिश सदिश, वेक्टर, और एक को बोलते हैं स्केलर, मतलब अदिश। नाम से क्लियर है। सदिश का मतलब होता है दिशा के साथ, और अदिश का मतलब होता है दिशा के अपोजिट, मतलब दिशा उसमें नहीं होगी, बिना दिशा के। सदिश का मतलब हो जाएगा दिशा के साथ या दिशा इसमें रहेगी। और अदिश राशियां में या अदिश या स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन नहीं होगी। उदाहरण मैं बताता हूं। वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन आपको बताना जरूरी है, जैसे हम लोग, ये कार है, एग्जांपल ले रहा हूं, ये कार है। कार नहीं, ठेला है, समझ लो ठेला है। अब मुझे बोला गया आप लगाइए इसमें बल। क्या लगाइए? फोर्स। आप इसमें फोर्स लगाइए। तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, ये आपको पता होगा, याद कर लेना, नहीं पता होगा तो फोर्स का एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है न्यूटन। अब मुझे बोला गया इस ठेले पे आप बल लगाइए। तो मेरा प्रश्न होगा कि मैं इधर से बल लगाऊं या इधर से बल लगाऊं। मैं बल तो 10 न्यूटन लगा दूंगा या 100 न्यूटन लगा दूंगा, लेकिन किधर से लगाऊं? इस डायरेक्शन की ओर लगाऊं बल या इस डायरेक्शन की ओर बल लगाऊं? मतलब यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट आ रहा है। बल के मैग्नीट्यूड के अलावा आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन लगा रहा हूँ, लेकिन किधर लगा रहा हूँ? ईस्ट की ओर या वेस्ट की ओर, टूवर्ड्स ईस्ट। मैंने लिख दिया मैं ईस्ट की ओर लगा रहा हूँ।
तो ध्यान से आप समझिएगा इस चीजों को। ये जो चीज है ना, ये इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। आप कितना क्वांटिटी में लगा रहे हो वो होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ये होता है मैग्नीट्यूड। और ये उसका हो गया डायरेक्शन, दिशा। ये क्या हो गया, डायरेक्शन या फिर दिशा। तो फोर्स को बताने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ रही है। एक उसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते होंगे परिमाण, इसको बोलते हैं परिमाण। और दिशा, जब किसी क्वांटिटी को, जैसे बल एक क्वांटिटी है, ये एक राशि है, बल एक राशि है, इसको बताने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, परिमाण और दूसरा दिशा। तो बल कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि आप मैग्नीट्यूड के सहारे नहीं बता सकते। अगर मैं बोलूं कि मैं 100 न्यूटन लगा रहा हूं इस ठेले में 100 न्यूटन लगा रहा हूं, लेकिन किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बल कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है। यहाँ पर फोर्स आ जाएगा, सदिश सदिश फोर्स। और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होगी जिसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे अदिश राशि। ठीक है, जैसे भार, भार तो वैसे मास 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 को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। कितना किलो के हो आप, 5 किलो के हो, 10 किलो के हो, 50 किलो के हो, 100 किलो के हो, वो द्रव्यमान कहलाता है। तो द्रव्यमान के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे मेरा वजन 70 किलो है, मेरा वजन, मेरा द्रव्यमान 70 किलोग्राम का है। तो इसके लिए मुझे डायरेक्शन बताना पड़ा क्या, नहीं बताना पड़ा ना, कि मैं नॉर्थ की ओर जा रहा हूँ, ईस्ट की ओर जा रहा हूँ, साउथ की ओर जा रहा हूँ, या किस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ डायरेक्शन या दिशा बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मास, या उसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, कैसी राशि है, अदिश राशि है। मतलब वो क्वांटिटीज जिनको बताने के लिए डायरेक्शन बताना नहीं पड़ता, उसे कहते हैं अदिश राशि। और वो क्वांटिटीज जिसे बताने के लिए डायरेक्शन बताना पड़ता है, उनको बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है। उदाहरण में लिख लेते हैं, एक मास हो गया। इसी प्रकार डायरेक्शन भी आएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस बताने के लिए आपको डायरेक्शन बताने के लिए या दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी डिस्टेंस के लिए। इस तरह स्पीड, स्पीड बताने के लिए आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है। चौथा, और भी कुछ, जैसे करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में भी डायरेक्शन जरूरी नहीं है। पांचवा, आई थिंक और भी बहुत सारे क्वांटिटीज है, आपको लिस्ट मिल जाएगा। करंट हो गया, करंट को हिंदी में धारा बोलते हैं। और एक हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग, इसकी ऐसा यूनिट वेलोसिटी वो होती है, वोल्ट होती है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सब देख लेना। और वेक्टर क्वांटिटी में है फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, जो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। तीसरा हो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आ जाएगी, वेग, वेलोसिटी, वेग, वेग हो गया। चौथा हो गया एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण। ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, इसको आपको याद रखना है। सदिश और अदिश, सदिश का मतलब दिशा भी होगी मैग्नीट्यूड के साथ, और केवल मैग्नीट्यूड है, केवल परिमाण है। जैसे यहाँ पर केवल आपको परिमाण दिखाई देगा, 70 किलोग्राम केवल परिमाण दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन नहीं है मास में। तो ये कैसी क्वांटिटी है, अदिश, ये याद रख लेना। अब आते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में। ये पहला कैसा है, ये अदिश है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और ये कैसा है, सदिश है, इसमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, सदिश। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण लेता हूँ, जैसे कि रोड है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, थोड़ा रोड बना लेते हैं। ये रोड हो गया, कुछ ऐसा रोड है। ये सब रोड हो गया, ओके। ये रोड है, ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रोड का हिस्सा है। और यहाँ घर बने होंगे, मान लो किसी घर बना है यहाँ पर, कॉलोनी जैसा, ये घर बना बना है, ये सब घर हो गया, और ये घर हो गया, ये रोड है। एक सेकेंड, इस रोड को मैं येलो कलर से कलर कर दे रहा हूँ, ये रोड हो गया येलो वाला। अब यदि उसको घर से स्कूल जाना है, ध्यान से समझिएगा, पहले समझिए, ये घर है उसका, ये कोई पर्सन है, उसका घर है, और ये उसका स्कूल है।
उसको घर से स्कूल जाना है तो ये येलो वाला जो रास्ता है उसको फॉलो करते हुए उसको स्कूल तक पहुंचना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूं, मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर है, फिर यहाँ से ये उसका स्कूल का रास्ता है ना, यहाँ से ऐसे होते होते वो जाएगा और यहाँ पहुंचेगा, ये मान लो 10 मीटर है या 15 मीटर है। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, वो कितना चल लिया, कितना उसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 धन 15 धन 10, मतलब 5 प्लस 15 प्लस 10, कर लो कितना हो गया, 20 प्लस 10 30। तो मान लो वो 30 मीटर उसका स्कूल दूर है, 30 मीटर। तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अगर वो इस पाथ को फॉलो करते करते ऐसे पाथ को इस रास्ते से जाएगा तो ये इसका डिस्टेंस हो गया। इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो ऐसे भी कूद के, यहाँ से भी कोई रास्ता होगा तो ऐसे कूद के भी वो स्कूल जा सकता है, ऐसे पहुंच जाएगा। तो ये उसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन जैसे ही डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज, ये जो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है ये हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एग्जाम में आया हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है सबसे छोटा दूरी। तो सबसे छोटा दूरी कैसे निकालोगे, मान लो ये इसका डोर है और ये स्कूल का डोर है, दरवाजा है। तो इनको एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर दो, सीधी लाइन से ज्वाइन कर दो, तो ये जो सीधी लाइन होगी ये होगा शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटी दूरी। सबसे छोटी दूरी यही होगी और यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। भले यहाँ रास्ता नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कोई रास्ता नहीं है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, जाएगा तो वो स्कूल इसी रोड से ही चल के जाएगा, ऐसे ही पहुंचेगा स्कूल। ये जो रोड आपको येलो वाला जो रोड दिख रहा है, ये येलो वाला पाथ को ही ऐसे करके जाएगा और स्कूल पहुंचेगा। वो हमेशा डिस्टेंस से जाएगा, लेकिन ये शॉर्टेस्ट है। अगर वो उड़ पाता, अगर वो उड़ लेता तो इस पाथ को फॉलो करता। तो ये कहलाती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज अ डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। एक और एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल यहाँ मिल गया अपने को। एक साइकिलिस्ट है, ये कोई साइकिल में जा रहा है बच्चा, तो उसको घर से होते हुए ये ट्री जाना है, ये रास्ता है। अगर वो ऐसा चला, ऐसे गया, पहले 4 मीटर चला, फिर ऐसे चल के 3 मीटर चला, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। और ये सीधे सीधे रास्ता गया, ये सीधा रास्ता है, ये सीधा जाने वाला, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये विस्थापन है। विस्थापन जरूरी नहीं है कि विस्थापन हमेशा इंसान चल ले, जैसा रास्ता होगा वैसे ही वो चलेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से आपको याद रखना। जैसे एक मैं क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ, ये कोई एक रेक्टेंगल है, आयत है, या मैं लिख देता हूँ आयत। आयत है, ये एक आयत है। इसका जो लेंथ है, ये लंबाई, इसकी जो लंबाई दिया हुआ है, मान लो दिया है लंबाई 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो दिया हुआ है मान लो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोई आदमी है वो ऐसे चल के जाएगा, ऐसे करते ऐसे चलेगा, फिर यहाँ तक पहुंचेगा। मैं आपको पॉइंट कर देता हूँ, ये मान लो ए है, ए से वो बी गया, बी से वो सी गया, ठीक है, और सी में जाके रुक जाएगा। मतलब वो कैसे चलने वाला है, इस तरह से आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो ए से चलेगा ऐसे, एक सेकेंड, ए से ऐसे चलेगा और पहुंचेगा बी, और बी से चलते चलते कहाँ पहुंचेगा, सी, बी से चलते पहुंच जाएगा सी। तो कितना दूरी चला, वो कितना दूरी है, तो दूरी निकाल लेते हैं हम लोग। दूरी, दूरी का कितना चला, 4 चला पहले ए से बी, फिर बी से सी चला 3, तो 4 धन 3 कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर वो चला। लेकिन अगर ये डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए यहाँ है, बी यहाँ, ए सी यहाँ खत्म हो रहा है, तो सीधे एक लाइन से इसको ज्वाइन कर दो, सीधे लाइन से ज्वाइन कर दो, तो ए सी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए सी। और ए सी का सूत्र क्या होगा, अगर आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, तो वो क्या होता है, राइट एंगल के सामने जो समकोण है उसके सामने वाला होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एसी हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोट सूत्र क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये सूत्र होता है। किसी एक को परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस मान लो। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और अंडर रूट आ जाएगा। ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो रूट ओवर हो जाता है। तो 16 और 9 25 हो जाएगा, और 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, मतलब विस्थापन की वैल्यू कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ऐसे वो चल के गया तो 4 धन 3 7 सेंटीमीटर चला, लेकिन वो ऐसे गया, विस्थापन में ट्रेवल किया, तो ये हो गया केवल उसने 5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया। ठीक है, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, इतना इजी क्वेश्चंस। बाकी ये समझाने के लिए मैं चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक,
और दोनों की SI यूनिट याद रख लेना, दोनों का SI यूनिट मीटर है, दोनों का, ठीक है। दूरी का भी SI यूनिट क्या है, मीटर है, मीटर, और विस्थापन का भी मीटर है, दोनों का मीटर है। एक सेकेंड। अब जो है अगली टॉपिक है वो स्पीड है। स्पीड, स्पीड को हम लोग बोलते हैं चाल। स्पीड, स्पीड की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, याद रखना, मीटर पर सेकेंड। इसका सूत्र होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। जैसे बिलासपुर से रायपुर का दूरी लगभग 120 किलोमीटर, लगभग 120 किलोमीटर। और इसे मैं अगर कार से गया तो मुझे 2 घंटे लगे जाने में, बिलासपुर से रायपुर जाने में मुझे लगे 2 घंटे। तो दूरी कितना हो गया, 120 किलोमीटर, और समय कितना लग गया, 2 घंटे लगे। तो मेरा स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, चाल हो जाएगी। तो क्या आपके मन में एक सवाल अभी आ रहा है कि क्या मेरी जो कार है वो पूरे रायपुर से, बिलासपुर से रायपुर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चला, या कभी 70 की स्पीड से चला, कभी 100 की स्पीड से चला, कभी 20 की स्पीड से चला? अगर ट्रैफिक आ गया, मान लो बीच में गाय बैठे हुए हैं, तो 10 किलोमीटर की स्पीड से कट करके निकाल रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर बहुत सारे गाय बैठे हैं, यहाँ बहुत सारे मवेशी बैठे हैं इस एरिया में, तो अगर यहाँ से मैं से कट करके बाहर निकालूंगा तो हो सकता है मेरी कार की स्पीड 10, 12, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और यहाँ पर अगर पूरा खाली मिला तो मैं हो सकता है 90, 95, 100 की स्पीड से कार को निकाला होगा, 120 की स्पीड से कार को निकाला होगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है, ये केवल आपको क्या बताता है, ये एवरेज स्पीड बताता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है 120, और कितना आपको टाइम लगा, दोनों को भाग कर दो। तो ये किसकी एक्चुअल में, ये किसका फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज को बोलते हैं औसत चाल, यहां लिख देता हूं, औसत चाल। ये किसका सूत्र हो गया, औसत चाल का सूत्र हो गया। औसत चाल का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यहां चाहो तो लिख सकते हो तुम लोग, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये उसका एक्चुअल फॉर्मूला है। आई थिंक समझ में आ गया। ये टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ये आपका एवरेज हो गया या औसत चाल हो गया। फिर एक चीज आएगा कि अगर ये देखिए, समझिएगा, ये बिलासपुर है और ये हो गया आपका रायपुर, और मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे, यहां पर इस पॉइंट P पे आपकी स्पीड कितनी है, या इस पॉइंट Q पे आपकी चाल कितनी है। अगर मैं ये आपसे पूछा तो आप लोग, आपकी कार में स्पीडोमीटर लगा होता है जो आपकी कार की स्पीड बताती है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर में देखोगे, स्पीडोमीटर ध्यान से, हिंदी में नहीं पता, इंग्लिश याद रखो, स्पीडोमीटर में बताता है आपकी कार की कितनी स्पीड है। बाइक में भी जो लगा होता है वो भी स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर दो तरह का आता है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। एनालॉग में ऐसे कांटा लगा होता है, ऐसा करके गोल सा आपको दिखाई देता है, 10, 20, 30 ऐसा करके लिखा होता है, और ऐसे कांटा लगा होता है, वो ऐसे गोल ऐसा मूव करता है, तो वो एनालॉग है। और डिजिटल में सीधा लिखाता है, ऐसा डिजिटल होगा उसमें सीधा लिखाएगा, अगर 60 की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति आवर, 61 हो जाएगा तो 61 बताएगा, 62 हो गया तो 62, 63 हो गया 63, ऐसा लिखाएगा, वो है एनालॉग डिजिटल। इनको बोलते हैं स्पीडोमीटर। अगर मैं पूछूं पी पे कितनी स्पीड है, अगर आप एक पॉइंट बिलासपुर से रायपुर के बीच में एक पॉइंट है पी, अगर मैं यहां पूछूं पी पे आपकी स्पीड कितनी है, तो ये होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहां पर मैं हिंदी में बताऊंगा क्या होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। उस इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंस ऑफ टाइम पे, उस इंस्टेंस ऑफ टाइम पे आपकी स्पीड कितनी है, वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक स्पीड, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल। उस क्षण पे आपकी चाल कितनी है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर तात्क्षणिक चाल, इसको याद रखिएगा। ओके, बाकी ज़्यादा जानने की जरूरत तो नहीं है, इतना आई थिंक सफिशियंट है। बाकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। फिर अगला आता है वेग। वेग को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखना, मीटर पर सेकेंड। चाल का भी मीटर पर सेकेंड था, और वेग का भी मीटर पर सेकेंड है। ओके, अब वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होगा, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, वेग का सूत्र होता है व्हाट, डिस्प्लेसमेंट
मतलब विस्थापन, क्या था सूत्र, विस्थापन, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब इसको ध्यान समझिएगा। अब इस वेग में आपके पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब अभी बताया था ना, मैग्नीट्यूड परिमाण, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, परिमाण के साथ दिशा भी होगा। ओके, लेकिन स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड है। स्पीड में आपको केवल किसकी जरूरत है, परिमाण की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, परिमाण। या और शॉर्ट में बोलूं चीजों को, जो आपने दूरी पढ़ा ना, दूरी, अगर ये शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटी दूरी है, सबसे छोटी, सबसे छोटी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट, डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन। अब मुझे थोड़ा कमेंट करके बताना समझ में आ रही है कि नहीं चीजें, क्योंकि 9-10 का चीज है, आप लोग को इतना तो आना चाहिए। बस आप सभी ने 9-10 की परीक्षा पास की है, चाहे कॉमर्स वाले हो चाहे कोई वाले हो, ठीक। तो ये वेग हो गया। वेग में आपको व्हाट क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी चाहिए, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा एक डिफरेंस निकालने का प्रयास करूंगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वहीं से चीजें क्लियर होंगी। जैसे देखिए, एक उदाहरण ही कर लेते हैं। एक मान लो बाजार है, यहाँ पर बाजार है, ये बाजार का एरिया हो गया यहाँ से, और ये किसी का घर है। अब मैं अपने घर से, ये मेरा घर है, मैं अपने घर से बाजार सीधे गया ना, सीधे स्ट्रेट गया, सीधे चला, 100 किलोमीटर चला, और 100 किलोमीटर चलने में मुझे लग गए, मान लो 4 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए, ये मेरा दूरी हो गया, और 4 घंटे का समय लगा मुझे, 4 घंटे। एक सेकेंड, समय लग गया 4 घंटे। तो जाने में मेरा स्पीड कितना होगा, ध्यान समझिए, मैं स्पीड निकाल रहा हूँ, जाने में स्पीड, मैं जाने में मेरा स्पीड हो जाएगा 100/4, मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरी स्पीड हो जाएगी जाने में, ठीक। अब वापस आऊंगा मैं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं वापस आया, वापस आया बाजार से घर, घर से बाजार गया, तो बाजार से घर वापस भी आऊंगा, तब मेरा टोटल स्पीड कितना हो जाएगा टोटल। तो उस केस में मैं 100 + 100 मतलब 200 किलोमीटर चला, और 8 घंटे का समय लग गया, 4 घंटे जाने में और 4 घंटा मान लो आने में लग रहा है, तो भी मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड तो उतना ही है। लेकिन अगर मैं वेग की बात करूं, ये चाल हो गई ना, ये क्या कैलकुलेट किया मैंने, चाल। अब मैं वेग निकाल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जहां भी डाउट होगा कमेंट कर देना। वेग, वेग को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर जाने का ही निकालो, घर से बाजार तक निकालो, घर से बाजार, तो घर से बाजार कैसा वेग निकलेगा, वेग इक्वल्स टू हो जाएगी दूरी, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, विस्थापन तो सीधी है, इसलिए 100 किलोमीटर सीधी है ना, मैंने पहले ही सीधा लिया था, और समय 4 घंटा लग रहा है, तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा, डायरेक्शन किधर है, तो घर से बाजार की ओर, यहाँ लिख देना, घर से बाजार की ओर, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये बताना पड़ेगा, डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी है। अब अगर मैं वापस आता हूँ, घर से बाजार गया, ध्यान से देखिए, घर से बाजार गया और बाजार से घर आया, तो इस केस में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक बार आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और एक बार जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, ठीक है। तो एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना पड़ता है, और दूसरे डायरेक्शन को, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ता है। देखिए, एक एक्चुअल में ना, अगर हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का एक चैप्टर दिया हुआ है क्लास 11 की बुक में, अब वो मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड आपको 10 तक का पढ़ना है, इसलिए वो चीज़ मैं नहीं बताया हूँ। तो जहाँ जहाँ पर चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वहीं वहीं मैं बताते हुए चलूंगा, क्योंकि हम लोग ये क्वांटिटी अदिश और सदिश राशियों को अलग से नहीं पढ़े हैं, इसको 11th में अलग से चैप्टर दिया हुआ है, ठीक। अब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ बताने का प्रयास हम करेंगे। जैसे देखो, अगर कभी भी आप इस डायरेक्शन पे चल रहे हो, तो एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना, अगर ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले लिया, तो जस्ट अपोजिट उसका होगा, तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, बस इतना ही याद रखिए। अब देखिए, आपने 100 किलोमीटर को धनात्मक लिया, एक को,
तो दूसरा जो रिटर्न आ रहे हो उसको आपको लेना पड़ेगा -100 किलोमीटर, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो उस केस में आपका कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक जाने का धन एक बार आने का बटे समय, तो वही 8 घंटा होगा। समय तो माइनस में नहीं जाएगा ना, क्योंकि समय कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है, समय अदिश राशि है, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये 100 और 100 कितना हो जाएगा? 0 हो गया, 0/8। तो कितना हो गया आपका? 0 किलोमीटर प्रति घंटा। भले आपने चला है घर से घर से आपने निकला, घर से आप निकले, बाजार को गए, अब बाजार से वापस घर आ गए, फिर भी आपकी वेलोसिटी कितनी है? 0 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। लेकिन स्पीड के, अगर स्पीड देखोगे तो स्पीड कितना है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यही वेग का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है। सेम डिस्प्लेसमेंट भी एक बार क्वेश्चन आता है ऐसे। डिस्प्लेसमेंट में वापस आता हूं मैं थोड़ा। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने पॉइंट ए से चलना चालू किया, ए से चलते चलते आप बी पहुंचे, बी से चलते चलते सी पहुंचे, सी से चलते चलते डी पहुंचे, और डी से चलते चलते वापस ए पहुंच जाओगे। वापस क्या पहुंच गए? ए पहुंच गए। तो जहां से आपने चालू किया और वहीं खत्म किया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। याद रखना, जहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट, मतलब डेस्टिनेशन, आपका आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, तो उस केस में आपका विस्थापन 0 होगा। याद रखना, भले डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लो 5 चला, यहाँ से यहाँ तक मान लो 8 चला, यहाँ से यहाँ तक मान लो 12 चला, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक सपोज आपने 10 चला, तो कितना हो गया? अब 12 और 8 20 हो गया, और 30 और 35, आपकी दूरी कितनी हो गई? 35। दूरी हो गई 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 किलोमीटर। इस चीज को समझिएगा बस। ओके, जैसे आप अगर मान लो कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, या कहीं काम पे जाते हैं, तो आपका एक घर होगा डेफिनेटली, आपका घर है। आप घर से मान लो लाइब्रेरी या कोचिंग पढ़ने जाते हो, कोचिंग पढ़ने जाते हो, तो इसकी दूरी मान लो 10 किलोमीटर है। आप 10 किलोमीटर घर से कोचिंग गए, और वापस फिर कोचिंग से घर भी आ गए, वापस तो घर आओगे ना, तो आपने फिर से 10 किलोमीटर चला, तो आपकी दूरी हो जाएगी, दूरी दूरी हो जाएगी 20 किलोमीटर। आपने 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर वापस आ गए, तो ये आपका डिस्प्लेस दूरी हो गई। अगर यही मैं विस्थापन कैलकुलेट करने बोलूँ, विस्थापन, तो विस्थापन 0 होगा, क्योंकि आपने होम से चालू, अपने घर से चालू किया और घर में कंप्लीट किया, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग या डेस्टिनेशन पॉइंट सेम है। मतलब आपकी आरंभिक बिंदु और एक होता है खत्म करने वाला बिंदु, एंड पॉइंट, वो सेम है। इस वजह से आपका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और विस्थापन 0 है, तो फिर वेग भी 0 होगा। ठीक है, क्योंकि वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन, वेग का फॉर्मूला क्या है? विस्थापन बटे समय। और अगर विस्थापन ही 0 है, तो 0 बटे समय 0 ही होगा, तो इसलिए वेग 0 हो गया। समझ में आया? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताइएगा। अब जो अगला टॉपिक है वो है त्वरण। अगला जो हम लोग को कवर करना है वो है त्वरण। अब जो अगली फिजिकल क्वांटिटी है या भौतिक राशि है वो है त्वरण। इसको इंग्लिश हिंदी में एस्लरेशन भी बोलते हैं, इंग्लिश में सॉरी, एस्लरेशन, हिंदी में त्वरण। एस्लरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं हिंदी में। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में, डेफिनेशंस को इसलिए याद रखना, डेफिनेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रश्न में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण का सीधा सीधा सूत्र होता है आपका वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। जैसे देखिए, एक उदाहरण समझते हैं। ये रोड हो गई, ये कोई कार हो गया, या कोई कुछ भी कार जैसे समझ लो, ये कोई कार है। इसका यहाँ पर इसकी स्पीड मान लो, वेग दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद
यहाँ पहुंच गया वो कार और उसकी स्पीड हो गया है 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखो वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले वेग कितना है 20, बाद में वेग कितना है 30। तो त्वरण का सूत्र होता है, मैं लिख देता हूं, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन। ए त्वरण का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ये सूत्र है। इसको बता देता हूं, ये हो गया अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग बटे समय। जैसे अंतिम वेग कितना है, ये 30 वाला, ये अंतिम वेग हो गया, और प्रारंभिक वेग कितना है 20, तो ये प्रारंभिक वेग हो गया, और समय कितना लग रहा है 10। तो यहाँ पुटअप अगर आप लोग करते हो, यहाँ पुटअप करोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा v, अंतिम वेग कितना दिया है 30, प्रारंभिक कितना दिया है 20, बटे समय कितना है 10। 30 में 20 को हटा दो तो कितना आ जाएगा 10 बटे 10, मतलब आ गया 1, है ना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। इसका ऐसा यूनिट याद रख लेना, मीटर पर सेकेंड की घात 2, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट है। तो त्वरण का मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड कार की स्पीड बढ़ रही है प्रति सेकेंड। इसको यहां लिख देता हूं, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, ये चाल है उसकी, ये क्या है, स्पीड है या वेलोसिटी है, ये तो वेलोसिटी है ना, वेग है, वेग है, वेग है। तो एक वेग मतलब 1 मीटर पर सेकेंड की वेग बढ़ रही है प्रति सेकेंड, ठीक है। मतलब उस कार की स्पीड हर सेकंड में एक बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कार की स्पीड अभी 10 है, एक सेकंड में 11, एक सेकंड में 12, अगले सेकंड में 13, फिर अगले एक सेकंड में 14, फिर अगले एक सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड, सब मीटर पर सेकंड लिख लेना, मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे। जैसे मैं बोलूं, एक ऐसा ही सेम एक एग्जांपल मिल गया, ये कार है, इस कार की स्पीड, प्रारंभिक स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, ये प्रारंभिक हो गई, प्रारंभिक हम लोग यू से डिनोट करते हैं। और 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद इस कार की अंतिम स्पीड हो गई 35 मीटर पर सेकंड, इसको वी से नोट करते हैं। मैं सूत्र लिख देता हूँ, एक्सलरेशन या त्वरण बराबर होता है अंतिम चाल, अंतिम स्पीड, अंतिम वेग, सॉरी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग बटे समय। तो ये हो गई आपकी अंतिम और ये हो गई आपकी प्रारंभिक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे समय, तो हो गया 5/10, तो ये हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका सूत्र है, ये इसका फॉर्म आंसर हो जाएगा। और ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ है, ग्राफ भी देखेंगे, ग्राफ से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ग्राफ अपन देखेंगे। लेकिन एक्सलरेशन जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे ये कोई कार है, ये कोई कार है, अब ड्राइंग तो मेरी बहुत खराब है, बट ये कार है। अब कार की स्पीड मान लो कितना है 30 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ अचानक से कुछ बच्चे क्रॉस कर लिए, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो इस वजह से ये इसको ब्रेक लगाना पड़ा। तो ब्रेक लगाना पड़ा तो 10 सेकंड या 5 सेकंड, कुछ भी समय ले सकते हैं, जरूरी नहीं 10 सेकंड ही लेना, कुछ भी आप ले सकते हो जो आपकी इच्छा। 10 सेकंड में मान लो कार की स्पीड घट के, कार की स्पीड घट के हो गई 10 सेकंड में, कार की स्पीड घट के हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में यही अंतिम है, ये अंतिम है जो बाद वाली, और ये वाली है प्रारंभिक। तो सूत्र क्या हो जाएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे समय। तो 10 माइनस 30/10, है ना, 10 ही तो है ना, हाँ 10 है, तो ये हो गया -20/10, तो हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में एक्सेलरेशन कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जब भी आएगा तो स्पीड घटेगा, याद रखना, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब भी आएगा तो स्पीड घटेगा, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड बढ़ेगा। इसको याद रखना, इस चीज को याद रखे रहना आप लोग। मैं रफ कर रहा हूँ, देखिएगा, जब भी पॉजिटिव धनात्मक त्वरण होगा, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, धनात्मक, धनात्मक त्वरण होगा, जब भी धनात्मक त्वरण होगा तो उस केस में चाल बढ़ेगा, चाल बढ़ेगा। लेकिन जब भी ऋणात्मक त्वरण होगा,
नेगेटिव त्वरण होगा तो उस केस में चाल घटेगा, स्पीड क्या है, घट जाएगा गाड़ी का, स्पीड क्या हो, घट जाएगा, इस केस में स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, जब भी ब्रेक वेक लगाएंगे या स्पीड हम लोग कम करेंगे तो नेगेटिव त्वरण होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मान लो मेरे कार या मेरे साइकिल का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये मेरे साइकिल या बाइक हो गया या कार, कोई भी व्हीकल है, कोई भी व्हीकल का मेरा त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अभी मेरी चाल, अभी मेरी स्पीड जो है वो मान लो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो बताइए 5 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद मेरी चाल कितनी होगी। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ये है, मुझे क्वेश्चन में है त्वरण गिवन। अभी आपको पूरा न्यूमेरिकल करना है, आगे पूरा न्यूमेरिकल करना है। अभी थ्योरिकल हो गया, पूरे न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल से ही क्वेश्चन बनेगा। न्यूमेरिकल मतलब वर्ड प्रॉब्लम बोल सकते हो आप। ठीक है, चलिए देखिए, त्वरण दिया है 2 मीटर पर सेकंड, अभी मेरी चाल 50 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड बाद मेरी चाल कितनी हो जाएगी, घट जाएगी या बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव धनात्मक त्वरण है, माइनस नहीं लगा है, त्वरण धनात्मक है तो स्पीड तो बढ़ेगी। स्पीड कितना दिया है, 50। एक सेकंड बाद हो जाएगा धन 2 मतलब 52, एक सेकंड बाद 52 हो गया। 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, और 2 जोड़ दो 54। 3 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 56। 4 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 58। और 5 सेकंड बाद कितना हो जाएगा मेरी कार की स्पीड, 60 मीटर पर सेकंड। तो 5 सेकंड बाद मेरी कार की स्पीड कितना हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकंड। यही त्वरण है। त्वरण आपको क्या बोलेगा, हर सेकंड में दो दो आपको जोड़ने जाना है। ठीक है, जैसे ग्रेविटी है मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण, उसका मान होता है लगभग 10, या एग्जैक्ट जाएंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसकी स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ते जाएगा। ये हम लोग करेंगे ग्रेविटी वाले चैप्टर में। अभी तक ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये हो गया वो त्वरण। अब एक है, अगला एक टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, स्पीड या मोशन एक ही चीज है सब, बट रिलेटिव जोड़ लेना, सापेक्षिक, मुझे एग्जैक्ट हिंदी नहीं आता बट सापेक्ष बोलते हैं। सापेक्ष वेग या सापेक्ष चाल या सापेक्ष गति, इसको बोलेंगे सापेक्ष। अब इसको मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से बताने का प्रयास करूंगा। अगर दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये है, मान लो एक ट्रेन ये हो गया, और एक ट्रेन और भी, ट्रेन है ना, पटरी नहीं है, ये ट्रेन है, भले पटरी जैसा दिख रहा है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, और ये भी एक ट्रेन है। दो ट्रेन है, और दोनों ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और इसकी चाल अगर 60 के आसपास है पास है, और इसकी चाल अगर 50 के आसपास है, तो अगर आप यहां से इसको ऐसे देखोगे, या आप यहां से इधर देखोगे, एक ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और दूसरी ट्रेन को आप देख रहे हो, तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो ट्रेन 60 की स्पीड से चल रहा है, ऐसा लगेगा बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बहुत धीमे चल रहा है। और मान लो एक ट्रेन और आ रहा है इधर से, वो इधर की ओर जा रहा है, और इसकी स्पीड मान लो 50 ही है, और आप यहां से इधर देखोगे, यहां से इधर देखोगे इस डायरेक्शन में, अगर आप ये बीच वाले ट्रेन में बैठे हुए हो, बीच वाले में, और ये एंड वाले कॉर्नर की तरफ एक ट्रेन है, उसको देखोगे तो ऐसे लगेगा कि इसकी चाल बहुत स्पीड है। तो इसी कंसेप्ट को रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, या फिर सापेक्षिक चाल बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा मैं, अलग से टॉपिक ही है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा ग्राफ है, ग्राफ पढ़ना है। मैं सोच रहा हूँ ग्राफ को एक अलग वीडियो में ही डिस्कस आपसे कर लूँ। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारा मोशन कंप्लीट हो चुका है, ग्राफ बचा है और कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। अगर अभी भी कोई समस्या है तो कमेंट करिएगा, बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है।